तो कोडिंग की कहानियों में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। और रोहित, बहुत सारे जी। सवाल मेरे से बच्चे करते हैं। उनमें से एक बड़ा पॉपुलर सवाल है, मैथ्स कितनी ज़रूरी है प्रोग्रामिंग के लिए। बहुत बच्चे पूछते हैं मेरे से ये कि हमें मैथ्स कितनी आनी चाहिए। मैं तो वैसे उनको ये बोल देता हूँ कि यार देखो, तुम 10th क्लास तक का तो मैथ्स तुम्हें आना ही चाहिए, क्योंकि उतना तो एक्सपेक्टेड है, चाहे तुमने मैथ्स सब्जेक्ट नहीं भी लिया हो। बिल्कुल। क्योंकि कहीं पर भी एलसीएम निकाल, और ये पता है कैसे होता है। जैसे मैं हाँ, पढ़ा रहा हूँ और मैं उनसे बोलता हूँ कि एक प्रोग्राम बनाओ 2 नंबर का एलसीएम कैलकुलेट करने का। और हाँ, मैं जब उसका सॉल्यूशन एक्सप्लेन करने जाता हूँ, तो मैं एक्चुअल में पहले उन्हें एलसीएम पढ़ा रहा होता हूँ, हाँ। क्योंकि आधी जनता को नहीं मालूम होता है कि एलसीएम क्या होता है। अच्छा, और वो भी ठीक है, चलो कुछ लोगों को जिनको आता है, मान लो 100 लोग हैं, हाँ, 100 लोगों में से 50 लोगों को तो आते ही नहीं है एलसीएम क्या होता है। अब ये जो बिल्कुल। 50 क्लेम कर रहे हैं ना कि जिनको एलसीएम आता है, वो बोलते हैं एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। हाँ। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि ये एम से फैक्टर कैसे होता है। तो इसमें से भी मतलब आधे लोग हट गए, अब बचे 25 लोग। हाँ। अब ये 25 लोगों से पूछते हैं एलसीएम क्या होता है, तो बोलते हैं ऐसे नंबर लिखते हैं, ऐसे लाइन खींचते हैं, फिर 2 से डिवाइड करते हैं। मैंने कहा अच्छा, तो ये है क्या। तो बोले है क्या मतलब, बस नंबर हमें नहीं है। पता, हम निकाल देंगे। तो इसलिए शायद वो लोग पूछते हैं कि हाँ, मैथ्स कितना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे तो मालूम है, मैं तो प्राइम नंबर भी पढ़ा रहा होता हूँ। मैं उनसे हाँ। बोलता हूँ कि मैं डबल फीस लूंगा यार तुमसे, क्योंकि ये मैथ्स भी पढ़ाना पड़ रहा है मेरे को। बिल्कुल, तुम्हें क्या बिल्कुल। लगता है कि ये मैथ्स की कितनी इंपॉर्टेंस है कोडिंग में। सब मैथ्स की 2-3 तरीके से बड़ी इंपॉर्टेंस है कोडिंग में। एक तो है कि आपका अगर मैथ्स अच्छा है तो ऑटोमेटिकली जो लॉजिक बिल्डिंग है ना, वो जो इफ एल्सेस आप लिखते हो या व्हाइल लूप कितने बार ये रन होना चाहिए, कब ब्रेक होना चाहिए, ये लॉजिक आपके थोड़े बेटर डेवलप होते हैं। जिनकी मैथ्स अच्छी होती है उनका दिखता है प्रोग्रामिंग में। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना है तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में बहुत काफ़ी हेवी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं उसमें, काफ़ी ज़्यादा। प्राइम फैक्टराइज़ेशन, प्राइम कोई नंबर को चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं। हम्म। इसके ऊपर बहुत सी रिसर्च हुई हुई है, इसके बड़े-बड़े प्रोग्राम बने हुए हैं अलग-अलग तरह के। सीव ऑफ एरर, एक सीव करके एक एल्गोरिथम होता है, एक तरीका होता है, जिसमें हम्म। आप प्राइम नंबर पता करते हो कि कहाँ तक कितने प्राइम नंबर है। ये सारे मैथ्स के कॉन्सेप्ट लगते हैं इसमें, बड़े सारे हम्म। मैथ्स। और मेरे को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आ रहा है, अगर अगर स्पेसिफिकली हम पूछें कि वर्क में कहाँ यूज़ होता है, तो अगर मैं याद करूँ, एक फेसबुक में एक इंजीनियर थे, बहुत फेमस इंजीनियर हैं, जॉन कार्मैक नाम है उनका। अरे उनका वो एक तो बहुत कोड लिखा पॉपुलर हुआ है, नाम है। ये तो बहुत मतलब पॉपुलर। बहुत पॉपुलर है ना? नाम है, और मेरे ख्याल से हो सकता है कि सभी लोगों को ये नाम नहीं भी पता हो, क्योंकि हाँ, ये रिलेवेंट सबका नहीं है, रिलेवेंस नहीं है इसका। लेकिन हाँ। जो कोडिंग कम्युनिटी के लोग हैं, अगर वो नहीं जानते इनका नाम, तो फिर तो ये आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं इसको पूरा सुनना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये जॉन कार्मैक नाम के एक इंजीनियर हैं, अब तो शायद छोड़ दिया उन्होंने फेसबुक। उन्होंने रियलिटी लैब्स में काम करते थे, मतलब रियलिटी लैब्स उनने बनाया था फेसबुक का, जो हम्म। आप वीआर, एआर हेडसेट आजकल देखते हैं, वो एग्जैक्टली exactly। और ये उसमें काम कितना पॉपुलर, मैं तो हर कितना जगह देख रहा पॉपुलर, हूँ आजकल, वीआर तो बहुत कॉमन चीज़ हो गई है। बहुत कॉमन चीज़ है। तो वो उसमें काम करते थे, बहुत ही रॉकस्टार इंजीनियर थे, अपनी छोटी टीम रख के अपना काम करते थे। और उनका शायद लेवल 10 या 11 था कुछ, मतलब कि वो सबसे सीनियर पोज़ीशन पे थे, समझ लीजिए इंजीनियर में, फेसबुक में। हम्म। और वो कहीं जाते-वाते थे तो अपना हेलीकॉप्टर वगैरह भी लेके जाते थे, मतलब उनका ऐसा रुतबा था वहाँ पे। मुझसे पता नहीं कौन बच्चा पूछ रहा था कि सर, मतलब हाँ, कोडिंग की जॉब में कितना पैसा मिल जाएगा क्या। ये हाँ। एग्जाम्पल उन लोगों को सुनना चाहिए कि भाई देखो, वो हेलीकॉप्टर से तो चलता था। तो अब मतलब अब आप सोच लो कि इसमें क्या स्कोप है। सर इनको मिलियंस में सैलरी मिलती है, मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर्स में, तो बहुत कोड ही लिखते हैं अच्छी। ये भी, कोड ही है ना। लिखते हैं, सिर्फ हाँ। प्योरली कोड लिखते हैं, वही बताने के लिए कि उनकी उनकी कोडिंग भी अच्छी थी, उनकी मैथ्स भी बहुत अच्छी थी। तो मैं सर, हम्म। अगर आपको कहीं पे मिले तो एक क्वैक 3 नाम की एक एल्गोरिथम उन्होंने डेवलप करी थी, मैं सर्च गेमिंग करता इंजन हूँ। के लिए। हाँ, हाँ बताइए, तब तक मैं सर्च कर रहा हूँ। हाँ, क्वैक 3 नाम की एक एल्गोरिथम थी गेमिंग इंजन के लिए, जिसमें आजकल लोग पबजी वगैरह इतना खेलते हैं। तो पबजी में क्या होता है कि आप यहाँ पे अभी पॉइंट कर रहे हैं अपनी गन, और यहाँ से यहाँ पॉइंट करनी है आपको, तो आपको, और यहाँ पे कोई टारगेट है, आपको अपनी गन पॉइंट करनी है उस टारगेट की तरफ। तो ये जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स है, इसको 3D में लोग इमेजिन करें, तो 3D में यहाँ का कोऑर्डिनेट
यहां आएगा। तो अगर अगर और हमें एंगल पता है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है कि डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आता है। अगर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट से हम एक हम्म। कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट, अगर नए कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करें, अगर हमें एंगल पता हो कि इस पॉइंट से कितने डिग्री इधर जाना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। जिन लोगों ने 3D ज्योमेट्री पढ़ी होगी वो समझ मेरे पाएंगे ख्याल थोड़ा से सा। ये वेक्टर वगैरह 3D ज्योमेट्री ये सब जिन्होंने पढ़ा होगा ध्यान से, उनको समझ में आ रही हाँ, होगी बात। और पर पहली नहीं बात तो भी, हाँ, ये नहीं भी आ रही ना समझने में ही किसी को, मैथ्स आ कोई गई। दिक्कत नहीं है, लेकिन एक एक बात तो समझ में आ रही है कि आपने मैथ्स में कभी इन हाँ, टॉपिक्स को पढ़ा हुआ है, और उस समय बिल्कुल। शायद आपको नहीं समझ में आ रहा था कि ये कहाँ यूज होते होंगे, तो ये एक यूज केस भी है। हाँ, तो इस बात को बस समझने के लिए कि ये पॉइंट यहां कैलकुलेट कैसे होगा, सिर्फ ये समझने के लिए ही मैथ्स आ गई। अभी तो कोडिंग हाँ शुरू भी नहीं हुई। हाँ। अगर मैं किसी को टास्क दे दूं कि एक 3D आपको बनाना है, ऐसा 3D जैसा दिखे, और ये हम्म पॉइंट, और मैं बोल दूं कि इतने एंगल पे और हम्म इतने पिक्सल की दूरी पे नया पॉइंट है, वो पॉइंट कैलकुलेट करके बताओ। तो हम्म। वहीं पे अगर बच्चे को मैथ्स नहीं आती है तो वहीं हो गया उसको, तो कहाँ, वही तो मतलब कोड भी नहीं लिखा है अभी तो कुछ। हाँ तो सही है। पहली स्टेप में मैथ्स आ गई। फिर हाँ। उसके बाद में, अब जो वो कैलकुलेट होता है उसमें डिवाइड में अंडर रूट में एक वैल्यू आती है। तो मान लीजिए कि 1/√x हमें कैलकुलेट करना है, अंडर रूट ऑफ ए कैलकुलेट करना है। हम्म। सी में मान लो कोड लिख रहे हैं, तो सी में एक स्क्वायर रूट नाम का फंक्शन होता है, SQRT। आप सीधा 1/SQRT ऑफ ओ कर दो। करेक्ट। लेकिन होता क्या है कि ये जो नंबर्स हैं, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं। जो ए है मान लो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। हाँ। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का स्क्वायर रूट निकालना उस स्क्वायर रूट फंक्शन से बहुत ही टाइम टेकिंग होता है, बहुत स्लो फंक्शन है वो। अब लोगों को समझ में नहीं आएगा कि स्लो कैसे होता है, हम तो कैलकुलेट करते हैं तुरंत आंसर बताता हाँ है। हाँ हाँ। लेकिन अब बात हो रही है यहाँ पे नैनो सेकेंड्स की। हम मिली हम्म सेकेंड से भी ऊपर जा रहे हैं, नैनो सेकेंड्स में बात कर रहे हैं। कि वो नैनो सेकेंड के टर्म्स में अगर देखें तो उसका कुछ होगा, या नैनो या माइक्रो सेकेंड होगा, जो भी होगा। तो मान लो माइक्रो सेकेंड के टर्म में हम बात कर रहे हैं, तो कुछ माइक्रो सेकेंड लेता होगा वो फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए। हम्म अगर आप गेम खेल रहे हो और आप अपना माउस यहां से यहां हिलाया तो आपका वो गन मुड़नी चाहिए। इसमें डिले आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, नहीं तो गेम बड़ा हम्म। बेकार सा चलेगा, वो आपको मजा नहीं आएगा गेम खेलने में। बिल्कुल सही बात है। आप बोलोगे कि बकवास गेम है। तो ये बहुत तेज कैलकुलेट होना चाहिए। और आप ये देखिए कि उसमें क्या हो रहा है, कोई गेम खेल रहे हो तो उसमें 10 लोग गेम खेल रहे हैं, 10 की गन मूव करनी है एक टाइम पे। बहुत सारी चीज है जो मूव हो रही है 3D में। आप अगर 3D गेम डिजाइन कर रहे हो तो उसमें जितनी चीज मूव हो रही है, वो मूव कैसे हो रही है, उसका पाथ डिफाइन हो रहा है, और वो पाथ में हमेशा अंडर रूट 1/√, तो ये 1/√, ऑफ ए हजारों लाखों बार कॉल हो रहा है, कैलकुलेट हो रहा हम्म है। तो अगर स्क्वायर रूट वाला फंक्शन यूज करोगे तो आपका गेम ऐसा रुक रुक के चलेगा कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा। मतलब ये ज़रूरी है कि इस जगह पर टाइम बचाया जाए, किसी तरीके से इसको ऑप्टिमाइज किया जाए कोड को। लेकिन हाँ, अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे अगर मैं हाँ, किसी को बोलता हूँ कि सी लैंग्वेज में एक छोटा सा प्रोग्राम बना दो जो स्क्वायर रूट कैलकुलेट करे किसी नंबर का, हाँ, तो मेरे ख्याल से किसी को आइडिया आएगा ही नहीं किसी और तरह का। वो इस स्क्वायर रूट का जो बिल्ट इन फंक्शन है उसी को कॉल करेगा वही और कॉल कर उसी से देगा। करेगा। तो और क्या तरीका हो सकता है कि हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट करें और वो फास्ट हो जाए? हाँ, तो इन इन जिनका मैं नाम बता रहा था, इन्होंने एक एल्गोरिथम लिखी है। वो एल्गोरिथम तो अभी बहुत आउट ऑफ स्कोप हो जाएगी लोगों के लिए, पर फिर भी हम्म दिखाते हैं। पर एक तरीका हो सकता है कि न्यूटन रैफसन एक मेथड होती है, उसमें हम उसको अगर फंक्शन मान लें कि x की पावर -1/2 कैलकुलेट करनी है, तो हम्म न्यूटन रैफसन मेथड से आप इटरेटिवली धीरे धीरे करके, एक ये तरीका होता है। अगर जिसको समझना है कि यार मेरे को तो मैथ्स नहीं यूज करनी है, बिना मैथ्स के सॉल्व करके बताओ इसको, मतलब x की हम्म पावर कुछ कैलकुलेट करनी है, हम्म बिना मैथ्स के भी तरीका होता है। बिना हम्म मैथ्स के तरीका कैसे हो सकता है कि बाइनरी सर्च सबने पढ़ा हुआ है। हम्म तो हमें ये पता है कि कोई नंबर है, उसकी ये जो स्क्वायर रूट है या जो भी है, वो हम्म किसी रेंज में लाई करता होगा। हम्म अगर वो रेंज हम ले लें और उस रेंज के मिडिल पे चेक करें कि वो कितना एक्यूरेट है, हम्म आंसर बड़ा आ रहा है कि छोटा आ रहा है जो मैं ढूंढ रहा हूं, हम्म तो उसके बेसिस पे हम उसकी रेंज छोटी करते जा सकते हैं, बाइनरी सर्च अप्लाई नैरो कर हो सकते हैं। जाएगा, सही बात है, तो नैरो हो बहुत जाएगा, ज्यादा करीब में तो आ ही जाएंगे हम। करीब में आ जाएंगे। और यहाँ पे आइडिया यही था कि हमें अप्रोक्सीमेट चाहिए, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए। जब हम फ्लोटिंग पॉइंट में बात करते हैं तो हम हमेशा, आप 50/3 करते हो तो 16 वो 6666, अप्रोक्सीमेशन ही होता है। वो अप्रोक्सीमेशन ही होता है। आप वो तो कभी भी इनफाइनाइट पॉइंट वाले नंबर्स को ना एक्यूरेट तो कर ही नहीं सकते हो। कर ही नहीं मतलब सकते। हाँ,
मतलब एक बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है जब आप बोलते हो सी लैंग्वेज में पढ़ते हो कि 0.7 को आप ए वेरिएबल से कंपेयर कर रहे हो और ए वेरिएबल फ्लोट टाइप का, उसमें भी 0.7 रखा है पर वो हाँ इक्वल नहीं आ रहा है। तो हाँ लोग सोचते हैं कि इक्वल क्यों नहीं आ रहा है, वैल्यू तो सेम है। बट रीज़न वही है कि एक 4 बाइट में स्टोर है, एक 8 बाइट में स्टोर है, और हाँ एक्यूरेट तो वो दोनों में ही स्टोर नहीं हो रहा है। तो जो ज़्यादा एक्यूरेट है उसको हम बोल रहे हैं कि वो 0.7 के हाँ ज़्यादा करीब है। बिल्कुल, तो वही है। तो हमें एक्यूरेट, तो बाइनरी सर्च लगा के भी हम इसको कर सकते हैं। बट हम्म, आप बाइनरी सर्च वाला भी, उसमें भी बाइनरी सर्च करेंगे तो उसमें भी क्या है, डिवीजन आ रहा है। तो बेसिकली क्या होता है कंप्यूटर साइंस में, डिवीजन जो है एक्सपेंसिव ऑपरेशन होता है एक तरह का। आप अगर 1 ओके। डिवाइड बाय 5 करते हो हाँ तो ये एक हाँ एक्सपेंसिव ऑपरेशन है। हाँ, ये डिवीजन भी एक्सपेंसिव है, करेक्ट है। डिवीजन भी तो क्या हम ऐसा कोड लिख सकते हैं जिसमें हम डिवीजन भी ना यूज करें? मतलब हमें स्क्वायर रूट निकालना है लेकिन हम डिवीजन नहीं करना चाहते। डिवीजन नहीं यूज करना है, पावर नहीं यूज करना है, पावर पावर नहीं फंक्शन यूज यूज, करना। पावर ओ नहीं यूज ओ करना ओ। है ना? और कैसे आप कर सकते हैं? So this तो is basically not a problem of coding. This is basically a problem of mathematics. मैथमेटिक्स, बिल्कुल हम्म। बिल्कुल। तो इन्होंने कोड लिखा है, आप वो आपको मिल गया मैंने होगा वो मेरे को वाला मिल कोड। गया, मेरे को मिल गया वो कोड, मैंने यहाँ पे रख भी दिया है। मैं एक काम हाँ करता हूँ, उसको शो करता हूँ। हाँ ये वो कोड है। सो हाँ ये कोड मैं यहाँ पर अभी शो कर रहा हूँ, और इस कोड में स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए एक फंक्शन बनाया हुआ है। हाँ। ये समझ लीजिए कि जो बिल्ट इन फंक्शन हमको मिलता है स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए, उसका सब्सटीट्यूट हो गया। तो हम उसका सबसे, और हाँ, वन वन डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग, यस यस। इनवर्स स्क्वायर रूट कैलकुलेट ये कर रहा हाँ, एक्चुअल में ये ऐसा नहीं है कि स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर रहा है, ये 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है। हाँ, ये कैलकुलेट इनवर्स कर रहा है। स्क्वायर रूट बोल सकते तो हैं जो आप। जो हाँ, नंबर यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में मिल रहा है, वो आर्ग्यूमेंट डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है। डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है, ओके। उसको कैलकुलेट। तो अगर हम ऐसे तो सर बोलें कि आप पहले इस कोड को थोड़ा आप देख के स्कैन करके, आपको आपके क्या प्रतिक्रिया आ रही है मैं वो जानना चाहता हूँ, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो मैं ये देख रहा हूँ कि कहीं पर भी इसमें डिवीजन नहीं हो रहा है। हाँ और देखने से तो बड़ा सिंपल सा कोड लग रहा है कि ऊपर एक वेरिएबल बनाया है लॉन्ग टाइप का, हाँ तो कंपेरेटिवली वो इंट वेरिएबल के कंपैरिजन में डबल जगह ले रहा है। हाँ और फ्लोट वेरिएबल बनाया है मैंने, x2 और y, ये दो वेरिएबल्स हो गए। इसके अलावा हाँ एक और वेरिएबल बनाया है, कॉन्स्ट फ्लोट बनाया है, 3 हाँ हाफ्स एक, और बिल्कुल। उसमें असाइन किया 1.5 फ्लोटिंग वैल्यू। हाँ यहाँ तक तो देखो समझ में सब कुछ आ रहा है, पर ऐसा कर क्यों रहे ये नहीं मालूम है। अभी इसके बिल्कुल। नीचे देखते हैं कि ये क्या बोलते हैं। इन्होंने क्या किया है, एक x2 नाम का वेरिएबल जो लिया था, हाँ, उसमें नंबर मल्टीप्लाई बाय 0.f मतलब हाफ कर दिया। तो जो नंबर को हाफ कर दिया। हाँ, जिस नंबर का हमें हाँ इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट निकालना है, ऐसा बोल सकते हैं बिल्कुल ना, इनवर्स बिल्कुल ऑफ स्क्वायर बिल्कुल रूट। तो बिल्कुल जिस नंबर का मुझे इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट निकालना है, उस नंबर को पहले तो हाफ कर लो। बिल्कुल आई डोंट नो बिल्कुल क्यों हाफ किया, लेकिन उन्होंने हाफ किया। हाफ करने के बाद वो बिल्कुल। x2 में आ गया। अब जो हाँ नंबर है जिसका हमें इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट हाँ, निकालना है, उसको उन्होंने y में रख दिया। ज़रूरत क्या थी, नंबर में ही वाई में रखे रख रहते। दिया। शायद नंबर वेरिएबल को कहीं और मतलब y को यूज़ करना होगा तो y चेंज हो जाएगा, तो नंबर चेंज ना हो इसलिए उन्होंने एक और हाँ वेरिएबल बनाया होगा, बस ये रीज़न होगा। तो ये 2 स्टेप तक तो ठीक बिल्कुल। है। अभी तीसरी स्टेप हाँ में देख रहा हूँ, एक आई वेरिएबल है, हाँ उसमें असाइन कर हाँ। रहे हैं, डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर लगाया है, फिर टाइप कास्टिंग करी हुई है, लॉन्ग स्टार लिखा हुआ है, और उसके बाद फिर एम्परसेंट वाई, एड्रेस ऑफ वाई लिखा हुआ है। एक सर मिनट ये में तो मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है, इस लाइन को एटलीस्ट आप एक्सप्लेन कर दो, सी इस प्लस प्लस। इसको इसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अच्छा देखो, इस पे कमेंट भी लिखा हुआ है इन्होंने कुछ, हाँ हाँ, है ना। इवल फ्लोटिंग पॉइंट बिट लेवल हैकिंग। मतलब ये कुछ मैथमेटिकली जीनियस हैक है। हाँ अच्छा देखो, हाँ एक मिनट हम ऐसे सोचते हैं, ये जो y हाँ वेरिएबल है, ये y वेरिएबल हाँ फ्लोट टाइप का है। तो इसके अंदर बिल्कुल जो भी सब कुछ बाइनरी में स्टोर होता है, तो जो 0 1 का बिल्कुल। एक सीक्वेंस स्टोर होगा y के अंदर, y 32 बिट का एक मेमोरी लोकेशन है, हाँ हाँ लेकिन वो नंबर एक्चुअल में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। अभी जितने भी बिल्कुल। रियल कांस्टेंट्स होते हैं, पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं, ये दो हाँ तरीके से रिप्रेजेंट हो सकते हैं। एक फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन होता है और एक फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन होता है। और मेरे ख्याल से सभी बिल्कुल। इंजीनियरिंग में पढ़ते वक्त ये सब पढ़ते हैं। तो अभी उसके हाँ, हम पर डीप वही डाइव सर, में वो सिंपल वाला याद रह जाता है, वो जो दूसरा वाला है ना, IEEE हाँ फॉर्मेट और कुछ हाँ, फ्लोटिंग, वो याद नहीं रहता है आगे चल वो के। याद नहीं रहता है। ठीक है, मेरे ख्याल हाँ से जिनको बहुत ज़्यादा उसमें जानने की ज़रूरत है वो उन बुक्स को रेफर कर सकते हैं, लेकिन
ये फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है और इसीलिए हम इसको फ्लोट भी बोलते हैं। तो बिल्कुल। अब इसके अंदर पॉइंट एग्जैक्टली कहीं स्टोर नहीं है, पॉइंट हाँ। डेसिमल पॉइंट स्टोर नहीं है। तो जो बिल्कुल 0 1 रखे हुए हैं उसमें फ्लोट की उसमें पॉइंट की कोई फिक्स पोजीशन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल दैट्स वाई उसको हम बोल रहे हैं फ्लोटिंग। अच्छा बिल्कुल। खैर वो तो एक अलग हाँ बात है। ये हाँ अगर 0 1 का सीक्वेंस इसके अंदर स्टोर है और हाँ ये नंबर किसी रियल कांस्टेंट को स्टोर कर रहा है, हाँ। तो इस वेरिएबल का एड्रेस मैं बोलूंगा फ्लोट ब्लॉक का एड्रेस है, ऐसे फ्लोट बोलूंगा ब्लॉक ना, का फ्लोट एड्रेस है, ब्लॉक का ठीक है, एड्रेस है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एड्रेस ऑफ आई लिखा है, ये फ्लोट ब्लॉक का एड्रेस रिप्रेजेंट कर रहा है, करेक्ट। एड्रेस ऑफ वाई मतलब फ्लोट ब्लॉक का एड्रेस है। अब इसको हम कर रहे हैं टाइप कास्ट कर रहे हैं अच्छा, लॉन्ग स्टार लिख के, मतलब कि ठीक हम है ये कह रहे हैं कि इसको थोड़ी देर के लिए फ्लोट ब्लॉक का एड्रेस मत मानो, लॉन्ग ब्लॉक का एड्रेस मानो। ठीक है मतलब ठीक है। आप तासीर बदल रहे हो उसकी, आप बोल रहे हो कि अब इसमें रियल कांस्टेंट नहीं है, जो इंटरनल बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो हाँ पॉइंट वाले नंबर को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक हाँ इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। विच मीन्स बिल्कुल। कि इसमें फ्लोटिंग पॉइंट कहीं है ही नहीं, वो जो डेसिमल हाँ पॉइंट होता है वो कहीं है ही नहीं। हाँ हाँ ऐसा इन्होंने बिल्कुल। बना लिया, तो मतलब उसको एक इंटीजर की तरह ट्रीट करो। इंटीजर की तरह उसको, मतलब एक इंटीजर में हम लोग कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उसको, बेसिकली लॉन्ग वेरिएबल में। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता था जैसे इन्होंने किया कि एड्रेस को इन्होंने लॉन्ग टाइप का करा, हाँ, लेकिन वैल्यू को लॉन्ग टाइप का भी तो कर सकते थे। लेकिन एक मिनट, वैल्यू को लॉन्ग टाइप का कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते थे, वो क्योंकि राउंड ऑफ कर देता शायद। राउंड ऑफ कर देगा, क्योंकि वो तो फ्लोटिंग वैल्यू मतलब पॉइंट वाला नंबर है, उसको तुम लॉन्ग टाइप का कन्वर्ट कर रहे हो तो पॉइंट के बाद की चीज को तो वो इग्नोर ही कर देगा एक तरह से। हाँ तो थर्टी बिल्कुल फोर बिल्कुल पॉइंट समथिंग है तो उसको 34 बना देगा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ वो नहीं बिल्कुल। चाह रहे हम चाह रहे हैं वो कि जो एज इट इज ब्लॉक कॉपी हो जाए वो, एज इट इज ऐसा कॉपी का हो ऐसा। जाए। यस, जो हाँ 0 1 का पैटर्न उसके अंदर रखा हुआ है, हाँ इंडिपेंडेंट ऑफ द हाँ फैक्ट कि वो फ्लोट ब्लॉक है कि लॉन्ग ब्लॉक है, उसके अंदर जो बिल्कुल 0 1 का पैटर्न है, हमें उसको एज इट इज लेना है और बिल्कुल उस की डी रेफरेंसिंग कर रहे हैं, मतलब उसे लॉन्ग टाइप का ब्लॉक मानते हुए उसकी डी रेफरेंसिंग कर रहे हैं। तो उसके अंदर जो डेटा रखा है उसे एक इंटीजर वैल्यू मान लिया गया है और आई में रखा है। बिल्कुल 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 ऐसा लग रहा है कि बहुत बिल्कुल। सीधी सी चीज को उन्होंने बहुत घुमा फिरा के पकड़ा है, लेकिन उसका वैलिड रीजन है। हाँ, वैलिड रीजन होगा डेफिनेटली। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया, लेकिन उन्होंने आई में ये वैल्यू रख ली, पर ऐसा क्यों किया अगली स्टेप देखते हैं। अगली स्टेप में एक हेक्साडेसिमल नंबर लिखा है और हाँ उसमें माइनस हो रहा है आई राइट शिफ्ट 1। हाँ अच्छा, आई में क्या है, आई में अभी हमने रखा है एक बड़ी सी इंटीजर वैल्यू रखी हुई है और ये इंटीजर वैल्यू में राइट शिफ्टिंग 1 बिट वाइज ऑपरेशन कर रहे हैं। अच्छा, जो राइट शिफ्ट ऑपरेशन है उससे क्या होता है, हर बिट एक एक राइट में शिफ्ट हो जाती है। और हम बिल्कुल। जानते हैं कि 2 की पावर्स में हाँ रिप्रेजेंटेशन होता है बाइनरी नंबर का। तो अगर बिल्कुल। एक सिंपल सी बात समझे कि अगर मेरे पास है 1 फॉलोड बाय 3 जीरोस, मतलब 1000, तो ये 8 का एट बाइनरी है। एट अब हाँ अगर मैं इसमें बिल्कुल। राइट शिफ्ट ऑपरेशन करता हूँ 1 टाइम, तो ये जो 1 है ये एक राइट में शिफ्ट हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 100 विच इज 4। 4 दैट मीन्स हाफ हो गया उसका। हाफ हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल तो आई राइट शिफ्ट 1 का पर्पज है कि आई की वैल्यू को हाफ कर दिया जाए और उसे एक पता नहीं कुछ तो भी मैजिक नंबर है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए और वो आई की अब नई वैल्यू बन जाएगी। सो वी आर बिल्कुल। मॉडिफाइंग आई। हाँ पता नहीं क्यों कर रहे हैं, पर ये ऐसा, ये हेक्साडेसिमल नंबर भी क्यों कहाँ से आया, आई डोंट नो। पर ठीक हाँ है, आया होगा कहीं से, इन्होंने कुछ कैलकुलेट करा होगा। उसके बाद अगली स्टेप में ये करते क्या है, वो बोलते हैं आई का जो एड्रेस है हाँ वो एक लॉन्ग ब्लॉक का एड्रेस है, उसको हाँ टाइपकास्ट कर दो फ्लोट ब्लॉक के एड्रेस में। ये वापस वहीं पर आ गए जहां से हम शुरू हुए थे। गॉट इट? तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अजीब सा नंबर है जिसमें से हम हाँ लोग सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं और उसके बाद फिर हमने इसको वापस से फ्लोट में कन्वर्ट कर लिया। मतलब ये जो इंटीजर पे हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया, अच्छा मतलब फ्लोटिंग वैल्यू पे जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे वो थोड़ा हाँ एक्सपेंसिव हो रहा होगा, उन्होंने उसे हाँ इंटीजर बना के उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करे और उसको वापस से फिर हाँ फ्लोटिंग वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। वापस वापस फ्लोटिंग। हाँ अच्छा, ग्रेट। हाँ मतलब ये कोड समझना ही इतना मुश्किल लग रहा है, तो ये सोचा कैसे होगा? हाँ, तो सर इसमें मेरे को लग रहा है ना, आगे भी देखिए तो आप इटरेशन लगा रखे हैं जो कि सिंपल न्यूटन रैफसन का फॉर्मूला दिख रहा है मुझे, y इक्वल्स टू 3/2 y माइनस वाई स्क्वायर इंटू x2। ये तो अगर x की पावर -1/2 का अगर हम न्यूटन रैफसन मेथड लगाएं
फॉर्मूला लगाते हैं तो यही फॉर्मूला आएगा, अगर x की पावर -1/2 को हम डिफरेंशिएट करें और वो करें, तो ये तो स्ट्रेट हाँ फॉरवर्ड दिख रहा है कि एक इटरेशन लगाया, दूसरा इटरेशन उन्होंने कमेंट कर रखा है। तो देखिए यहां मैथ्स लग गई, और उसके बाद में i/2 करने के लिए आप देखो मैथ्स किया उसने, i/2 में डिवीजन आ रहा था, उस हाँ। डिवीजन को अवॉइड करने के लिए उन्होंने राइट शिफ्ट ऑपरेटर लगा दिया, राइट। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मुझे क्या, अच्छा ये सभी लोगों को पता होगा न्यूटन रैफसन मेथड के बारे में, क्योंकि ये भी आपने अपने स्कूल ये तो टाइम में पढ़ा है। हाँ, बाइसेक्शन बिल्कुल ये तो मेथड, होता ही है। न्यूटन रैफसन मेथड, और भी हाँ, कुछ कुछ रंगा मेथड्स हैं। कुट्टा मेथड, हाँ रंगा रंगा कुट्टा कुट्टा मेथड तो सर बहुत फनी है। तो शायद याद तो नहीं होगा लोगों को, और बहुत ज़्यादा याद होगा तो शायद फॉर्मूला याद होगा। बहुत हाँ। अच्छी बात है, फॉर्मूला याद है। अब मुझे ऐसा लगता है कि इतना रेफरेंस काफ़ी है कि ये न्यूटन रैफसन मेथड का फॉर्मूला है, और न्यूटन रैफसन मेथड में हम कैलकुलेशन करने के लिए मल्टीपल इटरेशन करते थे जितने लेवल की एक्यूरेसी हमको चाहिए। तो यहाँ तो बिल्कुल, इन्होंने लिखा है फर्स्ट इटरेशन, पर सेकंड इटरेशन को इन्होंने कमेंट करके रखा हुआ है, दिस कैन बी रिमूव्ड। हाँ तो ठीक मे है, बी हो कमेंट सकता है। है कि फर्स्ट इटरेशन में ही एक्यूरेट आंसर आ गया हो, उन्हें जरूरत ही ना हो सेकंड इटरेशन हर की। इटरेशन में एक्यूरेसी के हम और करीब जाते हैं। अब आपको जितनी एक्यूरेसी चाहिए आप उतने इटरेशन ले सकते हो। मुझे लगता है कि इनको लगा होगा कि फर्स्ट इटरेशन इज सफिशिएंट, तो हाँ, ठीक है। बिल्कुल। ठीक है, और उसके बाद उनका वाई में रिजल्ट आ चुका है, वाई की वैल्यू को रिटर्न करा दिया है। माय हाँ। गॉड, मतलब इससे इंस्पायर हो कि डिप्रेस हो, आई एम वही कंफ्यूज्ड। तो, वही है सर, ऐसा कोड लिखना पड़ेगा सर, हेलीकॉप्टर में घूमना है तो। ये मैंने विकिपीडिया पे निकाला था, और इनका यूट्यूब पे भी मैंने एक वीडियो निकाला हुआ है सेम चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए। मान लो अभी जैसे कुछ लोग हाँ, सुन रहे हैं और उनको लग रहा है नहीं हाँ। नहीं वी आर नॉट सेटिस्फाइड, वी वांट टू हाँ, डिग मोर तो इनटू दिस। तो ये हाँ, एक विकिपीडिया का पेज है, आप इसको डिटेल में पढ़ लो। और दूसरा और ये ये वीडियो है, ये एक लिंक भी मैं दे देता हूँ, और हाँ, इसमें से आप देख लो, ये पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे। और पूरा देखने के बाद अगर आपको लगे कि आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। मेरे को ऐसा लगता है रोहित, हाँ, मैं इसको अब हटा देता हूँ, है ना। अब मैं हाँ, आपके साथ डिस्कशन करता हूँ। हाँ, तो मुझे बेसिकली क्या लगता है ना कि एक ज़माना था, हम लोग 70s की बात कर लें, हाँ, तब प्रोग्रामर्स बहुत ज़्यादा थे नहीं दुनिया में, मतलब बिल्कुल, बहुत ही कम प्रोग्रामर्स थे। और ये प्रोग्रामर्स बेसिकली मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड से आए थे। ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच के रूप में डेवलप हुआ है कंप्यूटेशन, बिल्कुल, और अब ये एक अलग विंग बन गया है, एक ऐसी ब्रांच बन गई है जो मैथ से बिल्कुल, अलग ही हो गई है, लेकिन मैथ्स से ही ओरिजिनेट हुई है। और उस समय जो बड़े मैथमेटिशियन थे, बिल्कुल, दे बिकम द प्रोग्रामर्स। तो दुनिया में जो प्रोग्रामर शुरुआती दौर में रहे बिल्कुल। होंगे वो कंपल्सरली मैथमेटिशियन थे। और क्योंकि कहीं किसी कॉलेज में कंप्यूटर साइंस की डिग्री नहीं थी। आप इंडिया का आप याद करिए, हम्म इंडिया में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आया कब? मतलब कंप्यूटर साइंस एज़ अ स्ट्रीम कब था? मैं जब बहुत छोटा था तब सुनता था कि मैकेनिकल है, सिविल है, हम्म इलेक्ट्रिकल है। मैं तो यही 3 नाम सुनता था, और कंप्यूटर साइंस तो बहुत बाद में आया, मतलब ये तो हमारे सामने आया कंप्यूटर साइंस तो। अब 70s हाँ, की अगर बात करें तब तो किसी को पकड़ के लाना पड़ेगा 70s के मतलब मुझे आदमी लगता को। है कि वो पहले बताएगा उस समय कंप्यूटर का स्ट्रीम ही जो नहीं भी थी। पढ़ाया जाता था वो मैथमेटिक्स के नाम पे ही पढ़ाया जाता था, क्योंकि बिल्कुल। सही है, कंप्यूटर साइंस जो ब्रांच है काफ़ी लेट आई है, हाँ, तो ये तो बिल्कुल। सही है। अच्छा अच्छा, हाँ, एक चीज़ सोचो, इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, है ना। हाँ, आज की डेट में हम जावा को देखते हैं, पाइथन को देखते हैं, बड़ी इजी सी लैंग्वेज है। और बिल्कुल। आज की डेट में अगर सोचें कितने प्रोग्रामर्स होंगे दुनिया में, क्योंकि प्रोग्रामिंग की जॉब हाँ, करने वाले बहुत लोग हैं दुनिया में, तो बिल्कुल। मैं समझता हूँ मिलियंस में प्रोग्रामर्स होंगे, मिलियंस में। सर एक्चुअली में नंबर भी है शायद, 200 मिलियन है। 200 मिलियन। 200 मिलियन, 200 मिलियन प्रोग्रामर्स हैं तो वर्ल्ड में। 200 मिलियन इज़ अ वेरी बिग नंबर, इतने प्रोग्रामर्स दुनिया में हैं। अच्छा, हाँ, अगर आईक्यू लेवल की बात करें, हाँ, मैथमेटिक्स के नॉलेज की बात करें, इंटेलिजेंस की बात करें, तो क्या 200 हाँ। मिलियन इतने इंटेलिजेंट लोग होंगे दुनिया में? नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं होंगे, वो तो बिल्कुल नहीं होंगे। बहुत ही छोटा आंकड़ा होगा जो बिल्कुल जीनियस ब्रेन वाले लोग होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है जो कि ऐसा पहले, कोड लिखते होंगे। यस ऐसा कोड लिखते होंगे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पहले जो प्रोग्रामर्स हुआ करते थे ना वो केवल इसी तरह के होते थे। उसके बाद फिर जब कमर्शलाइजेशन बढ़ा और बहुत सारी बिल्कुल। कंपनीज ने सॉफ्टवेयर बनाना चालू कर दिया, तो उन्हें मास प्रोडक्शन करना है और सब सॉफ्टवेयर बनाने में इतना गीकी कोड लिखना नहीं है, तो उन्हें चाहिए ऐसे लोग जो हाँ, बहुत ज़्यादा गीकी ना हो,
नॉर्मल लोग हों और वो कोडिंग कर सकें। बिल्कुल तो अब ऐसे में प्रॉब्लम ये थी कि बिल्कुल प्रोग्रामिंग करने वाले लोग तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और साइंटिस्ट टाइप के लोग थे, उनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा था। अब इतने स्किल्ड लोगों को वो जी डिप्लॉय कैसे करेंगे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, उनको सैलरी कैसे देंगे, वो तो मतलब दे आर रेयरली अवेलेबल, उनको कैसे आप डिप्लॉय कर पाओगे? बिल्कुल तो आपको नई जनरेशन बिल्कुल तैयार बिल्कुल करनी है, तो फिर ऐसे में आप हाँ सोचोगे कि असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखवा लें क्या? तो ये तो पॉसिबल नहीं है, नहीं लिख पाए नहीं लिख सकते। बिल्कुल तो फिर हाँ मेरे ख्याल से फिर सी लैंग्वेज आई। ठीक है, सी लैंग्वेज बिल्कुल बनने की तो कहानी अलग है, लेकिन वो हाँ लैंग्वेज जिस तरीके की बनी, मुझे ऐसा लगा कि हाँ, अब लोगों को लगा कि ये तो हम भी सीख सकते हैं। तो एक लेवल नीचे साइंटिस्ट वाले लोगों से एक लेवल नीचे के लोग भी जो इंटेलिजेंट हैं बट उतने हाँ जीनियस नहीं है, वो भी अब प्रोग्रामिंग सीख पा रहे थे। सी आई, बिल्कुल सी प्लस बिल्कुल प्लस आई, और भी लैंग्वेजेस आई, और जावा पाइथन आने तक तो ऐसा हो गया है कि अब कोई भी प्रोग्रामिंग कर सकता है। अच्छा आप बताओ मेरे को, इतने सारे हाँ कॉलेजेस हैं, क्लास का हाँ वो बच्चा जिसका बड़ी मुश्किल से हाँ एडमिशन हुआ है, जिसके बड़ी मुश्किल से हाँ सेमेस्टर में पेपर निकलते हैं, वो बच्चा हाँ भी प्रोग्रामर है। वो बच्चा वो भी भी इंडस्ट्री में प्रोग्रामर जॉब कर रहा है, सॉफ्टवेयर बना रहा है, और वो सॉफ्टवेयर को कोई यूज करके किसी का बिजनेस चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बताइए कितनी बड़ी बात है कितनी बड़ी कितनी बात है। अमेजिंग बात सर हुआ ये कि अगर अगर हम पूछें कि 60s में कितने प्रोग्रामर थे 60s में मेरे सर ख्याल से उस समय कुछ थे मतलब हंड्रेड्स में होंगे। इतने कम थे कि 100 प्रोग्रामर हंड्रेड्स में हम्म, मतलब एकदम उनको उनके नाम लोगों को एक दूसरे को पता था कि ये प्रोग्रामर है ये प्रोग्रामर हम्म, 70s में वो हो गए थाउजेंड्स हंड्रेड से हम्म, थाउजेंड्स में आ हम्म, गए हम्म, 80s में वो थाउजेंड से आ गए मतलब अब लैक्स में हो गए तो सर ये डबलिंग रेट बोलते हैं इसको उसी स्पीड से आप देखिए कि जिस स्पीड से प्रोग्रामर्स बढ़े ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और आज 100 मिलियन है और ये प्रोग्रामर की संख्या अगले साल मतलब अगले 5 ईयर में 400 मिलियन भी हो सकती है मतलब ये डबलिंग रेट पे चलता है नंबर ऑफ प्रोग्रामर्स हम्म, और सेम चीज डबलिंग रेट पे क्या चलता है आपके जो मेमोरी की पावर है हम्म, कि आज उस समय में जो मेमोरी होती थी हाँ, वो कितने ट्रांजिस्टर्स रखती थी नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स भी उसी रेट में वो इंक्रीज हुए आप देखिए साइज क्या गजब साइज कोरिलेशन हाँ, मतलब वो हाँ जो साइज है उसमें कितना बड़ा सर्किट बन सकता है। हाँ तो वो उसका उतनी ही जगह में अभी वो डबल कैपेसिटी हो गया है, मतलब या तो आप डबल साइज कैपेसिटी छोटा हो कर लीजिए, या ये हाँ बोलिए कि उतना ही साइज में कैपेसिटी डबल हो गई है। यस, बिल्कुल बिल्कुल डबलिंग, यस। तो पहले कंप्यूटर का साइज होता था वो हमने सुना है हाँ, कि देखा तो नहीं है कि हाँ, कंप्यूटर एक रूम के बराबर घर के बराबर कंप्यूटर हुआ करेक्ट, करता था बहुत पहले 70s में 60s में फिर वो हाँ, छोटे हुए अब अब बोलते हैं आईफोन उस जमाने के सबसे बड़े कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल है हाँ, बताइए। तो वो पावर जैसे डबल हुई और सेम चीज डबलिंग क्या हुई कि मेमोरी उस हिसाब से सस्ती होती जी गई मतलब हार्ड डिस्क का आज प्राइस क्या है सैंड डिस्क हम लोग खरीदते हैं ड्राइव वगैरह उसकी प्राइस हाफ होती गई उस रेट में हम्म, हर 5 साल में 5 साल हम्म, में ट्रांजिस्टर्स की कैपेसिटी और सीपीयू पावर डबल होता गया हम्म, और इंजीनियर्स भी उसी रेट में नंबर ऑफ इंजीनियर्स भी उसी रेट में हर 5 साल तो होता क्या है सर इसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो है कि हर 5 साल बाद क्या होता है आज मान लो कोई सदी थी आज 1 लाख इंजीनियर थे दुनिया में 5 साल बाद क्या होगा 1 लाख और नए इंजीनियर आ जाएंगे अब ये हम्म, प्रॉब्लम क्या क्रिएट करता है इसको समझना पड़ेगा कि जो नए 5 लाख इंजीनियर आए हम्म, पहले 1 लाख थे अब 2 लाख इंजीनियर हो गए 5 साल हम्म, बाद तो ये जो नए 1 लाख इंजीनियर आए ना ये इनका 5 साल एक्सपीरियंस कम है उन 5 साल वाले इंजीनियर से मतलब कि 1 लाख नए जूनियर इंजीनियर आए करेक्ट है। जिनको सॉफ्टवेयर के बारे में पता नहीं है कि अच्छा प्रोग्राम कैसे लिखते हैं हम्म, और इस डबलिंग रेट की वजह से होता क्या गया कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो कोड लिखा लोगों ने वो कोड बहुत ही कचरा लिखने लग गए लोग धीरे धीरे हम्म, इवन दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंपल होती गई बहुत सारे डिजाइन पैटर्न्स आए बहुत सारे तरीके आए बट कोड की क्वालिटी गिरती ही चली गई हम्म, मैंने एक और चीज आपको बताई थी शायद पिछले पॉडकास्ट में कहीं तो हमने डिस्कस करी थी कि लोग बोलते हैं कि एआई हमारी जॉब ले जाएगा हम्म, एआई ने कोड लिखना सीखा है गिटहब से गिटहब पे लोगों ने कोड लिखा है क्योंकि उसने बेकार कोड पे कोडिंग करना सीखा है एआई ने वो बेकार कोड ही लिखेगा क्या तो बात है, तो क्या बात जॉब है, नहीं ये जाएगी तो बात लोगों को समझ में आनी चाहिए कि एआई सीख रहा है अवेलेबल कोड से, जो अवेलेबल कोड है बिल्कुल मार्केट में। अब मार्केट में अवेलेबल कोड में जीनियस कोड तो बहुत कम है। बहुत कम है
क्योंकि वो सही है। ऐसे इतने लोगों ने लिखा है जो इनएक्सपीरियंस्ड कोडर है। हर साल नए कोडर, हमेशा जूनियर इंजीनियर्स ज्यादा रहेंगे ना सीनियर इंजीनियर से, और मतलब 10x डिफरेंस होता है किसी कंपनी में, मतलब, और जूनियर हाँ, इंजीनियर ही तो है जो कोड लिख रहे हैं। अब देखो ये समझने के लिए भी ना मैथ्स की जरूरत है। हाँ, ये हाँ, ये बिल्कुल। एक सीरीज बन रही है और इसके लिए भी मैथ्स की हाँ, जरूरत है। हाँ, हर नेक्स्ट नंबर का कंट्रीब्यूशन हाँ, ज्यादा होता जा रहा है और ये एक सीरीज है जो सम अप हो रही है। तो आप 1 से स्टार्ट कर रहे थे, फिर 2 बिल्कुल। पे गए, फिर 1+2+4+8 इस तरीके से चल रहे हैं। अब जो अभी आप जिस स्टेज पे हो हाँ, उस पे मान लीजिए टर्म है 128, तो 128 के पहले हाँ, सारे नंबर्स को जोड़ेंगे तो भी वो 127 ही आएगा। तो यस, आपकी बात 127 ही मैथमेटिकली प्रूव हो रही है। है। और वही है कि जीनियस इंजीनियर्स की मतलब काउंट इतना है कि लोगों को नाम याद है, कि लिनस टोरवाल्ड का नाम याद है जिन्होंने हम्म। लाइनक्स बनाया, हम्म। मतलब उनके नाम याद है क्यों मतलब, और जबकि ऐसी इंडस्ट्री जहां पे 200 मिलियन इंजीनियर्स हैं, ऐसा हम्म। कैसे है कि उसमें कुछ इंजीनियर्स के बस नाम याद है? वही क्यों फेमस है? क्योंकि हम्म। अच्छे इतने कम आते हैं, मतलब नए वाले, अच्छे हम्म। वाले इतने कम, मतलब क्वालिटी कंटिन्यूअसली गिरती ही चली गई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि हर हम्म। कंपनी का फोकस था कि यार जल्दी से कोड बनाओ, डिप्लॉय करो, हमें क्वालिटी से मतलब, एफिशिएंसी वगैरह भाड़ में गई, क्योंकि सीपीयू सस्ता होता गया, मेमोरी सस्ती होती गई, तो लोगों को लगा ठीक है यार तुम्हारा कोड ज्यादा मेमोरी ले रहा है, लेने दो। तो हाँ, टाइम हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी का हर जो यूज केस कॉन्सेप्ट ऐसा था, होता भी नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा एफिशिएंसी की जरूरत हो, तो करना भी नहीं, चल वो तो जाता है इंजीनियर काम। का काम, एक ट्रेड ऑफ का काम होता है। काम चल जाता है, काम और चल ही रहा है। ऐसा तो हम्म। नहीं है कि इसकी वजह से पूरी दुनिया बर्बाद हो गई, और हम्म। इंप्रूव ही हुई है ओवरऑल। बट हम्म। कैसे, बस हम वो उस एस्पेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे, मतलब हमारे मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, लाइक कितने कितने उसमें इंटरेस्टिंग चीजें हैं, कितने इंटरेस्टिंग पैटर्न्स हैं। कितनी तो इंटरेस्टिंग सारी तो यहाँ पे वो लोगों ने है ये कि जाना कि एक हाँ। ऐसा कोड लिखने वाला शख्स भी है। और आपने जैसा कि बताया कि वो हेलीकॉप्टर से, चॉपर से चलते हैं, मतलब उनके उनको चॉपर में, तो उन्होंने चॉपर खरीदा था, मतलब क्या है, सीन क्या है? कंपनी ने ही दिया था। एक किस्सा बस हम लोगों ने सुना हुआ था, कहीं उनको जाना था किसी स्टार्टअप को खरीदने, तो वो चॉपर लेके अपना निकल गए थे अच्छा। स्टार्टअप खरीदने। तो हाँ, सब अब पेड देखो ऐसी एक्सपेंसेस स्टोरी होते हैं सर, मशहूर हो उनके जाती है। उनके पास गजब फैसिलिटी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब अगर आप तो आप सोचो कि आप अपने घर पे कुछ काम कर रहे हो और आपके काम को खरीदने के लिए कोई आया है और वो चॉपर से आया है आपके सामने वाली जगह पर, वो लैंड कर रहा है और वाओ। इमेजिन करिए कि वो जो उतरने वाला बंदा है वो कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, वो सिर्फ एक प्रोग्रामर है, वो प्रोग्रामर है, कोडिंग करता बिल्कुल, है, बिल्कुल, और ये कोई भी हो बिल्कुल, सकता है। बिल्कुल। हाँ, कोई भी हो सकता है। वही तो है सर, काफ़ी काफ़ी प्रोग्रामर सर बहुत बहुत जीनियस जीनियस लोग होते हैं, काफ़ी ऐसे। और फैंग कंपनीज़ में ऐसे साइलेंट जीनियस जिनको कोई जानता नहीं है, ऐसे-ऐसे प्रोग्रामर भरे हुए हैं। इतने उनके ऐसी-ऐसी चीज़ें उन लोगों ने बनाई हुई है, बट कोई जानता नहीं है उनको। अब मैं किसी हम्म। से पूछ लूँ कि अ, आपको कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, मान लो यूट्यूब में, यूट्यूब हम्म। शॉर्ट्स का पूरा किसने आर्किटेक्चर बनाया है? कौन प्रोग्रामर था उसका? हम्म। ना? कोई हम्म। जानता नहीं है इन लोगों को, जबकि हम्म। हर बंदा उनको उसको उस चीज़ को आज यूज़ करता है। हम्म। किसी ने तो उसका कोड लिखा होगा ना, कि वो आएगा, वीडियो आएगा, ऑटो स्क्रॉल हो जाएगा, किसी ने लिखा होगा। हाँ, या ऐसी इनको इन ऐसी लोगों बहुत को सारी वैसा जीनियस चीज़ें रिकॉग्निशन हैं। पब्लिक में नहीं मिल पाता है। हाँ, मतलब कम्युनिटी के लोग जानते होंगे लेकिन हाँ, पब्लिक में वैसा रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वही है सर, प्रोग्रामर मतलब कि एक से एक गज़ब-गज़ब के प्रोग्रामर्स होते हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ होती हैं उनके अराउंड। और ये सब तो जैसे जॉन कार्माक के तो पब्लिक फिगर भी हैं, इनके बारे में काफ़ी विकिपीडिया, इंटरनेट, लिंक्डइन सब जगह इनकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। बहुत, ये बहुत बड़े कोडर हो गए। ऐसे ही हम्म। गूगल के एक बहुत फेमस कोडर हैं जेफ डीन, उनके बारे में भी ढेरों आर्टिकल्स पब्लिश्ड हैं कि उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया। बड़ी हम्म। सारी चीज़ें, बड़े फेमस वो भी हैं, उनके बारे में लोगों को पढ़ना चाहिए या रिसर्च करनी चाहिए इन लोगों के बारे में, इंस्पायर होना चाहिए इन लोगों से, मेरे को ये लगता है। नहीं, एग्जैक्टली exactly, इन लोगों, अब जैसे कि एक छोटी सी प्रॉब्लम को उन्होंने देखा और उसका हाँ, सोल्यूशन बनाने पे मेहनत करी। मैं नहीं समझता कि उन्होंने इंस्टेंटली ये कोड बना लिया बिल्कुल, होगा। उन्होंने नहीं, भी काफ़ी R&D करी होगी इस पे और उसके बाद जाके ये चीज़ बनी। हम तो, बिल्कुल, अच्छा, मज़ेदार बात ये है कि हम सोचते हैं कि कोई बहुत ऐसा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला होगा तो ये बहुत बड़ा सा कोड लिखा होगा। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, वो कोड इतना सा है, नहीं, ज़रा सी लाइंस का कोड है। तो एक्चुअल में इतना सा कोड।
वॉल्यूम ऑफ कोड से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने सोल्यूशन क्या सोचा। वो 2 लाइन का कोड भी हो सकता है, 1 लाइन का कोड भी हो सकता है, पर वहां तक पहुंचने के लिए बिल्कुल। यू हैव टू बी बिहेव लाइक अ जीनियस। तो और सर इस एल्गोरिथम का आप नाम देखिए, इस एल्गोरिथम का नाम था क्वैक 3। इसका मतलब क्वैक 1 भी बनाया होगा, क्वैक 2 भी बनाया होगा, ये थर्ड रिवीजन है उनका। एग्जैक्टली। अगर हम नाम से अगर इंटरप्रेट करें उसको, तो इसका नाम क्वैक 3, इसका मतलब 2 बार अटेम्प्ट वो कर चुके होंगे, वो इतना एफिशिएंट नहीं होगा, देन ये थर्ड वर्जन है। तो पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि जीनियस है तो पहली बार में बेस्ट बना दिया होगा। जीनियस भी हार्ड वर्क करता है, लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। लोग बस ये मान के छोड़ देते हैं कि यार वो तो जीनियस है, उससे उससे कंपेयर मत करो। बट वो जीनियस भी है प्लस हार्ड वर्क भी कर रहा है, तो तुम उसे तो कभी बीट ही नहीं कर पाओगे फिर लाइफ में। एक्चुअल में तो आई एम इन माई सब 40s, तो मैं काफी एक इंटरेस्टिंग है। चीज़ बोल सकता हूँ कि यूजुअली हर इंसान जब अपने 20s में रहता है तो वो ये सोचता है कि मैं पैसा कमाऊँ, अच्छा जॉब मिले या अच्छा बिजनेस चले, खूब पैसा कमाऊँ, क्योंकि ये मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। 30s में बिल्कुल आके आप ये सोचते हो कि मैं बिल्कुल। कितना ज़्यादा पैसा सेव कर लूँ कि मुझे आगे जाके काम ही ना करना पड़े, और हाँ वो इस कोशिश में अपना बैंक बैलेंस, अपनी वेल्थ को क्रिएट करने के बिल्कुल प्लानिंग में लगा बिल्कुल। रहता है। बट जब आप 40s पे आते हो ना, तब आप रियलाइज करते हो कि हाँ आपने अगर वो अचीव भी कर लिया तो भी हाँ आपको कुछ खालीपन लगता है। बिकॉज हाँ असली चीज वो पैसा कमाना भी नहीं है, वो जो इनसिक्योरिटी है, आपको फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है, उसको आपने सेटिस्फाई भी कर दिया है, देन ऑल्सो यू आर स्टिल हंग्री। हंग्री फॉर वॉट? आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपको काम करने से। बिल्कुल जब तक आप काम करते रहोगे तब तक आपको मजा आएगा जीवन में। और आपने काम करना बिल्कुल। छोड़ दिया, जो लोग सोचते हैं कि हम 100% रिटायर हो जाएंगे, तो वो रिटायर अगर हो गए ना तो फिर वो जल्दी मर भी जाएंगे, क्योंकि मर उनके जाएंगे पास बिल्कुल। कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, उनको अब कोई चीज़ स्पार्क नहीं पैदा कर रही है उनके लाइफ बिल्कुल में। तो ये जो कोडर हैं, इनको अगर अच्छी सैलरी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, फिर भी वो एक कोड के पीछे इतना पैशनेटली लगे हुए हैं, दैट शोज कि उनके लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो किस बिल्कुल चीज़ को ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो बिल्कुल प्रोग्रामिंग को अगर आप इंजॉय करते हो, और ये हर फील्ड पे लागू होता है, अपने काम को ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए, बाकी सारी चीज़ें साथ में चलती रहेंगी हमेशा। वही। और आप इन्हीं को देखिए, अगर जॉन कार्मेक जी को देखें तो वो 53 के हैं, उनको तो रिटायर कर जाना चाहिए, बहुत पैसा कमा लिया उन्होंने, बट आज भी कोड लिखते हैं। एग्जैक्टली exactly. हाँ, तो बहुत तो अमेजिंग स्टोरी है, और रोहित, मुझे लगता है कि इस तरह की और भी स्टोरीज के साथ हम लोग आते रहेंगे। आज बिल्कुल के लिए सेशन को यहीं एंड करते हैं और लोगों को थोड़ा सोचने देते हैं कि मैथ्स कितना ज़रूरी है प्रोग्रामिंग के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलो, ओके, थैंक यू, गुड बाय। ओके, थैंक यू थैंक यू।